हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन +1 क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस विषय के बारे में। और हमने पिछले वीडियो में बात की थी अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो देखिए किस बारे में रहेगा, समतल, उसके साथ में उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। यानी कि कल तो हमने बात किया था इनसे प्रतिबिंब के बनना, आज हम इन सब के उपयोग पढ़ने वाले हैं कि इसका उपयोग हम डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि साइंस जो होती है वो अपनी पूरी जिंदगी में काम आती है, हर एक पॉइंट पे साइंस काम आती है। ठीक है बेटा। तो अगर आप देखेंगे तो हम साइंस में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वह हमारे वातावरण से रिलेटेड होते हैं। तो हमने दर्पणों के बारे में पढ़ा, परावर्तन का हमने नॉलेज लिया, आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो देखिए, प्रकाश जो है वो परावर्तन के माध्यम से वस्तुओं को दिखाता है और परावर्तन करने वाले को हमने दर्पण नाम दिया था। और दर्पण सामान्यतः हमने 3 प्रकार के पढ़े थे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आखिरकार किसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, समतल दर्पण की मैं बात करूं तो ये एक प्रकार का सामान्य दर्पण होता है। कौन सा आप याद रखोगे? सामान्य दर्पण। सामान्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा बेटा? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। किसके रूप में? सामान्य दर्पण के रूप में। ठीक है बेटा। सामान्य दर्पण कौन सा हुआ? सुबह सुबह जिसमें हम अपना चेहरा देख करके बाल बनाते हैं, वो सामान्य दर्पण होता है, क्योंकि उसमें आकार वगैरह सब कुछ बराबर होता है। वहीं अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की, तो ये सबसे मोस्ट यूज आपको याद रखना है वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में। वाहनों के पश्च दर से देखने वाला जो पश्च दर्पण होता है, या आप उसको बोल सकते हो पार्श्व दर्पण। पश्च दर से देखने के लिए कौन सा दर्पण है? ये पार्श्व दर्पण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? साइड मिरर। कि आप देखते हो बाइक है, कार है, उनके साइड में जो मिरर लगे होते हैं पीछे का दृश्य दिखाने के लिए, तो पीछे का दृश्य दिखाने के लिए यूज होते हैं पार्श्व दर्पण। ठीक है, इनको हम साइड मिरर बोलते हैं। इसके रूप में यूज होता है किसका? उत्तल दर्पण का। अब यूज उत्तल दर्पण का ही क्यों होता है, इसकी विशेषता सुनिए। उत्तल दर्पण का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने पढ़ाई है प्रतिबिंब क्या बनाता है? छोटा। दूसरी बात, हमने देखा कि जैसे अनंत पर भी होता है तो ये पास बनता है, और कहीं भी होता है तो ये बिल्कुल एफ और पी के पास में बनता है। इसका मतलब ये दूरी भी क्या कर देता है? घटा देता है। तो पीछे अगर बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है तो एक तो उस ट्रक को वो छोटा करके दिखाएगा, यानी कि इतने से कांच में हमें पूरा का पूरा ट्रक दिखाई दे जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं समतल दर्पण अगर वहां पर होता तो क्या वो ट्रक पूरा दिखाई देता? बिल्कुल नहीं। सेकेंड कंडीशन क्या है कि दूरी को कम कर देता है। मतलब अगर ट्रक अपने से बहुत ज्यादा दूर भी है ना, तो भी ये दर्पण में ऐसा दिखाएगा कि बिल्कुल ट्रक अपने पास आ गया है। और इसी के चलते हम अपनी बाइक या गाड़ी जो है उसको साइड में ले लेंगे और ट्रक अभी भी पीछे रहेगा तो वो आराम से क्रॉस कर सकता है। ठीक है बेटा। तो इससे एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इसकी 2 विशेषताएं आपको याद रखनी है। पहला, एक तो ये प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनाता है, जिससे कि वाहन का पूर्ण प्रतिबिंब देख करके हमें पता चल जाता है कि वाहन जो है वो पीछे कौन सा आ रहा है। ठीक है। और दूसरा, वस्तु की ये जो दूरी है, दूरी को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे हम फटाफट से ये समझते हैं कि वो पास आ गया और हम साइड में कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसका यूज है और ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करूं अवतल दर्पण की। ठीक है बेटा। अवतल दर्पण की अगर मैं बात करूं तो अवतल दर्पण में देखिए, इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है या फिर किरणों को केंद्रित करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने कल इसकी विशेषता देख ली थी। ये किरणों को केंद्रित करता है और प्रतिबिंब बड़ा ज्यादातर बनता है। तो देखिए, एक तो आता है सौर कुकर। ठीक है, सौर ऊर्जा का जो चूल्हा होता है, यानी कि सौर ऊर्जा में सूर्य की किरणों को एक पॉइंट पे केंद्रित किया जाता है और वहां पर फिर हम खाना वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो ये होता है एक सौर कुकर। तो सौर बत्ती या सौर कुकर जिसमें कि सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित करना पड़ता है, तो वहां पर कौन सा दर्पण होगा? अवतल। उसके बाद में आप समझे कि टॉर्च है या फिर कोई सर्च लाइट है, ठीक है, या फिर वाहनों की हेडलाइट है। इन सभी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो हमें ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। टॉर्च और सर्च लाइट में हमें एक पॉइंट पे फोकस करना होता है कि वहां क्या है। हेडलाइट जो होती है वो भी रोड पर एक बीचों बीच पॉइंट पर फोकसित होती है। तो यहाँ सब हमें किरणों को केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ेगी, अतः यहाँ भी कौन सा दर्पण यूज होगा? अवतल दर्पण। उसी प्रकार यहाँ पर बड़ा करने की आवश्यकता है, तो जो दंत चिकित्सक होते हैं, आप देखते हो दांतों का जब इलाज करते हैं तो इतने छोटे दांत का वो इलाज कैसे करेंगे? तो वो क्या करते हैं, एक मिरर हाथ में रखते हैं, उस मिरर से उस दांत का जो है वो बड़ा प्रतिबिंब उन्हें दिखाई देता है और वो आसानी से उसका इलाज
कर पाते हैं। अगर कभी आप डॉक्टर की दुकान पे गए हो, दंत चिकित्सक की दुकान पे, तो आप जरूर से इस बात को नोटिस करिएगा, ठीक है। तो दंत चिकित्सक जो होता है वो अपने हाथ में एक मिरर रखता है ताकि दांत का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे सके। और बड़ा प्रतिबिंब कौन दिखाता है? अवतल। क्योंकि याद रखना, ये छोटा दिखाता है और ये बराबर दिखाता है, तो बड़ा तो कौन दिखाएगा? सिर्फ और सिर्फ अवतल। इसलिए दंत चिकित्सक दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये थी इनके मोस्ट इंपोर्टेंट यूज जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन्हीं उपयोगों को, चूंकि मैंने केवल रटवाया नहीं है, आप लोगों को बेटा समझाया है कि इसका उपयोग सामान्य दर्पण के रूप में समतल का क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को अपना चेहरा बिल्कुल बराबर दिखे तो अच्छी बात है ना। छोटा दिखेगा तो हम अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे, खासतौर पे लड़कियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी मेकअप करने में, इसलिए सामान्य दर्पण का यूज करेंगे। यहाँ मैंने बता दिया रीजन क्या होता है और यहाँ का रीजन भी बता दिया क्या रीजन होता है। तो इन्हीं सब रीजन को ध्यान में रखते हुए आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे सेविंग दर्पण के रूप में, कौन से दर्पण के रूप में? सेविंग दर्पण के रूप में, जो नाई की दुकानों में जो लगे होते हैं सेविंग दर्पण जो होते हैं, उनके रूप में कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्लियर है बात बेटा? आज हमने बात की समतल, उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए दर्पण के बारे में एक छोटा सा टॉपिक, और इस छोटे से टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि एक होती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। एक होती है फोकस दूरी, ठीक है बेटा, और फोकस दूरी को प्रदर्शित किया जाता है एफ से। तो क्वेश्चन ये है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में कोई संबंध होता भी है या नहीं। तो बिल्कुल यहाँ एक संबंध होता है। क्या? आप देखेंगे मैंने ऐसे बनाया था, यहाँ फोकस था और यहाँ पर सी था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई फोकस दूरी एफ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गई वो हो गई वक्रता त्रिज्या आर। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा आर जो है वो एफ का क्या है? डबल। तो इनमें जो संबंध होगा वो क्या होगा बेटा? आर बराबर 2f, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बटे 2। और ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से देखो कई बार, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आया है, पिछली बार भी आया था। सिंपल सा सवाल, अगर किसी की फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 20 हो जाएगी, अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी 10 हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा सवाल यहाँ से बन सकता है। आपको ये सूत्र जो है वो याद रखना है। क्या है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध r बराबर 2f या फिर f बराबर r/2। क्लियर है बेटा बात? और मात्रक आप लोगों को पता ही है, चूंकि ये दूरी है तो हम किस में लगाएंगे? सेंटीमीटर या फिर मीटर में। दर्पणों में मीटर तो होगा नहीं, सेंटीमीटर आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा? अब आइए, एक तो न्यूमेरिकल यहां से बन सकता है, दूसरा न्यूमेरिकल क्या बन सकता है? देखो यहाँ पर एक दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है? दर्पण सूत्र। क्या होता है दर्पण सूत्र? ये बेसिकली संबंध बताता है, ये लो संबंध किसमें बताता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो मैंने आपको जिस दिन महत्वपूर्ण शब्दावली करवाई थी वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि u बराबर होता है बिंब दूरी, v बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी, और f बराबर होता है फोकस दूरी। तो ये संबंध बताता है फोकस, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी में। इसे हम किस नाम से जानते हैं? दर्पण सूत्र के नाम से। किसी भी दर्पण में फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के बीच में संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहा जाता है, और यह होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हिंदी भाषा में अगर मैं इसे बोलना चाहूं तो आप क्या लिखेंगे कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम सदैव प्रतिबिंब दूरी के व्युत्क्रम और बिंब दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो आप हिंदी में ना पढ़े, आप केवल और केवल फॉर्मूला आप याद रखें, क्योंकि इनसे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है बेटा? एक होता है बेटा इसमें आवर्धन। आवर्धन क्या चीज होती है बेटा? आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफाई, ठीक है, या मैग्निफिकेशन। अब आप अगर मैग्निफिकेशन का अर्थ जानते हो तो इसका मतलब होता है जूम, कि 2 अक्स 3 अक्स 4 अक्स। समझ रहे हो बात को? कितने गुना आपने जूम किया है। ठीक है, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं बेटा m से। m बराबर होता है h'/h। यहाँ h जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, यानी कि कितना बड़ा बन रहा है वो और कितना छोटा बन रहा है, और h होता है बिंब की ऊंचाई। ये आपको सूत्र याद रखने हैं, इनसे फिर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो देखो आवर्धन बराबर होता है m बराबर h'/h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। मतलब क्या होता है कि किसी भी दर्पण में
प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? आवर्धन। भाई हाइट देख के पता चलेगा कि प्रतिबिंब बड़ा है, बना है या छोटा, उसके अंदाज से हम लगाएंगे इससे 2 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है या फिर 5 गुना बड़ा है। इसके आगे हम इसका अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं माइनस का v/u, क्योंकि कल मैंने आपको सिखाया था अगर v का मान और u का मान हमें दे रखा है तब भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बताओ बड़ा बना है या छोटा। कैसे? सोच के देखो, अगर कोई प्रतिबिंब इससे दूर बना है और बिंब यहाँ है तो बताओ बड़ा है कि छोटा? बेसिकली बड़ा बनेगा। क्यों बना? क्योंकि जितनी ज्यादा दूरी होगी ना दर्पण से ये उतना ही ज्यादा बड़ा बनेगा। इसका मतलब हम डायरेक्ट v/u के फॉर्मूले से भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बड़ा बनेगा या छोटा। तो m बराबर क्या क्या फॉर्मूले हो जाएंगे? h' बराबर -v/u। ठीक है बेटा, अब हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में हमें किस प्रकार वैल्यू दी गई है उसके आधार पे हम इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। r बराबर 2f 1/f = 1/v + 1/u और ये होता है m बराबर h'/h। 3 नाम है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये होता है दर्पण सूत्र और ये होता है आवर्धन। ठीक है बेटा, इन सभी को याद करने के बाद में आप जरा यहाँ देखेंगे, इसका मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका मात्रक भी सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये भी दूरी है। इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब पूछो क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ऊंचाई मीटर में, ये भी मीटर या सेंटीमीटर में, तो मीटर में होगी तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। उसी प्रकार ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो याद रखना बेटा, जब भी अनुपात आएगा ना उसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि अनुपात सेम कैटेगरी की चीजों में होता है और सेम कैटेगरी चीजों में सदैव हम डायरेक्ट बोलते हैं 1 गुना 2 गुना 5 गुना, मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये फॉर्मूले हैं, आप इनको याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जिनमें इन सभी फॉर्मूलों का यूज करके हम प्रैक्टिस करेंगे लगभग 5-7 क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।